12 के इतिहास की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। और इतिहास के का पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में जानना है। तो सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की ऐसी सभ्यता है जिसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में रखा गया है, जिनमें मिस्र की सभ्यता आती है, चीन की सभ्यता आती है और उसके साथ ही हड़प्पा की सभ्यता आती है। तो हड़प्पा की सभ्यता के इतिहास को इसमें हम लोगों को जानना है और इसे पुरातत्व से रिलेट करके यहाँ पे देखा गया है कि पुरातत्व के आधार पर, इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी पुरातत्व के आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता की कहानी को जानना है। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जो इतिहास को इतिहास बनाने में मदद करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ऐतिहासिक तथ्य को हम पुरातत्व की कसौटी पर नहीं कर सकते हैं तो उसे हम इतिहास नहीं मानेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पुरातत्व जो है वो इतिहास की कसौटी की कुंजी है। यानी कि इतिहास कैसे बनता है, हम पुरातत्व के आधार पर कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों को ढूंढते हैं, कुछ खनन के द्वारा हमें जो भी प्राप्त होता है उसे हम साक्ष्य कहेंगे। उन साक्ष्यों को हम ले जाकर उसका परीक्षण करेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, उसकी गवेषणा करेंगे और उस आधार पर जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उन तथ्यों को हम एक सही क्रम में डालेंगे और सही क्रम में डालकर हम उसे इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। तो जिन बातों का या जिन तथ्यों को, जिन साक्ष्यों को हम पुरातत्व की कसौटी पर कस नहीं सकते हैं, उसकी परीक्षण नहीं कर सकते, उसे हम इतिहास नहीं मानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के साथ भी यही हुआ। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन्हें उनके आधार पर जो परीक्षण किए गए, फिर उसे इतिहास की संज्ञा मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत समय पहले हम देख रहे हैं कि सिंधु नदी घाटी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। और इस सभ्यता की उत्खनन के आधार पर जो तथ्य सामने आए उसे एक नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई। तो इस जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि पुरातत्व क्या है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उन नगरों के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से कहा जाता है कि विश्व की हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी की घाटी के किनारे ही विकसित होती है। जैसे हम चीन की सभ्यता के बारे में जानेंगे तो वो हुआंगो नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता के बारे में जानेंगे तो वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। उसी तरह जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी के किनारे विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी केंद्रों की प्राप्ति हुई है या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो सारे स्थल किन किन नदियों के किनारे पाए गए, उनकी खोज कब हुई, उनकी खोज किसने की, ये सब जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में जो दुविधाएं आई है, मतलब हर एक विद्वान ने इस काल को लेकर अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। तो उन विद्वानों के बारे में देखेंगे कि किस विद्वान ने किस तरह का मत दिया है और किस विद्वान के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना गया है। फिर इसमें हम देखेंगे कार्बन 14 की पद्धति। कार्बन 14 की विधि जो है वो किसी भी वस्तु की, मृत वस्तु की काल निर्धारण में मदद करती है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण में भी कार्बन 14 की पद्धति जो है, उसकी विधि, उसकी मदद ली गई और उसी को सबसे सटीक माना गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा के जो नगर थे, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा के जो नगर थे उन नगरों से किस नगर से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई वो है। फिर हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें एक और चीज़ देखना है और वो है नगर योजना, जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता माना गया है, तो ऐसी क्या खूबियाँ थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता बनाया, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, इनका सामाजिक संगठन कैसा था, इनके व्यापार वाणिज्य किस तरह के थे। और जब हम व्यापार का जिक्र करेंगे तो हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार किन देशों से हुआ और किन देशों से उन्हें किन चीज़ों की प्राप्ति हुई। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए यहाँ ये भी देखना है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको कॉलम बनाकर अपने नोटबुक में रखना होगा और उसको फिर याद करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बार अपना जो हमारा बुक है, वो टेक्स्ट बुक, वो दिखाना चाहूँगी। देखो यहाँ पर देखिए,
हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रारंभिक नगरों का विवरण, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की खोज किस ईस्वी में हुई और वो किस स्थान से ढूंढा गया, किस नदी के किनारे वो सभ्यता विकसित हुई और वो जो स्थान था वो किस जिले के अंतर्गत आता था और उसके खोजकर्ता का नाम। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज हुई। ये जो नगर है वो स्थित है पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब में, और वो रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। उस जिला जो था वो मोंटगोमरी और फिर जो उनके खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी। उसी तरह से 1922 ईस्वी में हम देखेंगे मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान, नदी थी सिंधु और जिला था लरकाना और खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी। फिर 1927 ईस्वी में सुतकांडे कोट जो है वो फिर बलूचिस्तान, दाश्क नदी के किनारे मकरान जिले और आर.एन. स्टीन। फिर है 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो, जो हमको मिला है सिंधु नदी के क्षेत्र में, पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में है। जो नदी होगी आपकी सिंधु होगी और जिला होगा मोंटगोमरी। खोज करता है एन.सी. मजूमदार। फिर है 1931 से 53 में रंगपुर, स्थान स्थिति जो होगी वो आपकी गुजरात जो कि भारत में है, और नदी है माबर, जिला है काठियावाड़ और उनके खोजकर्ता हैं ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स। फिर है 1953 में कालीबंगा, राजस्थान। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। कालीबंगा राजस्थान, नदी होगी सरस्वती और जिला है गंगानगर और खोजकर्ता होंगे ब्रजवासी लाल। फिर है 1953 में रोपड़, पंजाब, सतलज नदी, रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा। 1955 में कोटदीजी, सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी होगी और इसका जो जिला है वो नहीं दिया गया है, फजल अहमद। इसी तरह से ये जो आपका कॉलम दिया हुआ है इसको आप अपने नोट कर लेना, या मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, ज़्यादा बताऊँगी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसको देखने के बाद यहाँ आइए, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में भी अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसके आधार पर उनका काल निर्धारण ये रहा। तो सबसे पहले जो है विद्वान सर जॉन मार्शल, उनका कहना है कि हड़प्पा का जो काल होगा वो है 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक। उसी तरह से अर्नेस्ट मैके जो है उन्होंने कहा है कि इसका काल होगा 2800 से लेकर 2500 ईस्वी तक। माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि 2700 से लेकर 2500 ईस्वी तक, और राधा कुमुद बनर्जी जो है उनका ये कहना है कि 3200 से लेकर 2750 ईस्वी तक, और R.E.M. व्हीलर जो है उनके अनुसार इसका काल है 2500 से लेकर 1750 ईस्वी, और डॉक्टर V.S. स्मिथ उनके अनुसार 2500 से लेकर 1500 ईस्वी। और जो रेडियो कार्बन विधि है, जो सर्वमान्य विधि है जिसके आधार पर इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, वो कहती है कि 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक। तो अब हम यहाँ पे ये हमको जानना पड़ेगा कि कार्बन 14 की विधि असल में है क्या। तो हम लोग इसको अब देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया। तो इतने सारे विद्वानों ने जो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में अपने अपने मत दिए हैं, तो उन सबके मत में हम लोगों को कहीं भी मतैक्य नहीं देखने को मिलता है, यानी कि हर किसी का मत दूसरे के मत से बिल्कुल अलग है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो है कार्बन 14 की विधि। जब कार्बन 14 की विधि की इतनी ज़्यादा मान्यता है तो हम लोगों को ये जानना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि कार्बन 14 की विधि है क्या। तो कार्बन 14 की विधि जो है वो काल निर्धारण की एक सर्वमान्य विधि है और जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि है। इस विधि की खोज अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने इसकी खोज की, उनका नाम था B.F. लीवी। उन्होंने 1946 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये विधि कैसे काम करती है? इस विधि के आधार पर हम हर एक वस्तु में जो जीवित होती है उसमें कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो ये दोनों जो कार्बन के समस्थानिक है वो उसमें मौजूद रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस वस्तु का या उस चीज़ का या उस मनुष्य, कोई भी जीवित प्राणी जिसकी जो मर जाता है, तो उसकी मृत्यु के बाद कार्बन 12 की जो मात्रा है वो जितनी है वो उतनी ही रहती है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो जब वैज्ञानिक किसी मृत चीज़ का परीक्षण करते हैं, उसे काल निर्धारण की तैयारी करते हैं, तो उसमें वो ये देखते हैं कि कार्बन 12 के अकॉर्डिंग कार्बन 14 का उस वस्तु में कितना क्षय हुआ है, और उसी के आधार पर वो किसी भी मृत वस्तु का काल निर्धारण करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जो खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई उसका भी परीक्षण किया गया और उनमें कार्बन 14 की जो मौजूद मात्रा थी उसके आधार पर इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया था। अब इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उन नगरों में से कहाँ से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई, तो इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे
चूँकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इस नगर नियोजन की इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक संगठन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये देखेंगे। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।